हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन डीलर। बहुत से जो कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं जीएसटी में, उनको ये लगता है कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर लिया सीएमपी 08, बट बस उसके बाद कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं है। जैसे रेगुलर टैक्स पेयर को साल में एक बार एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, उसी तरह कॉम्पोजिशन डीलर को भी साल में एक बार जीएसटीआर 4 फाइल करना होता है। अगर नहीं फाइल करेंगे तो लेट फीस वगैरह तो लगेगी ही लगेगी। जीएसटी कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। तो जीएसटीआर 4 कैसे फाइल करना है पोर्टल पर वो भी देखेंगे। किसको फाइल करना है, किसको नहीं फाइल करना है, कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या क्या चीजें होती हैं, सब इस वीडियो में कवर होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कॉम्पोजिशन से रिलेटेड सारे जो डाउट है आपके वो क्लियर होने वाले हैं। कॉम्पोजिशन होने पर बहुतों को लगता है कि बस क्वार्टर में हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, बट ऐसा नहीं है। हमें एनुअल कंप्लायंस करना है, जस्ट लाइक रेगुलर टैक्स पेयर। तो जो जीएसटीआर 4 है ना, वो पहले क्वार्टरली हुआ करता था, बट अभी वो एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट हो चुका है और क्वार्टरली हमें सीएमपी 08 फाइल करना होता है। सीएमपी 08 में सिंपली जो क्वार्टर में हमने सेल करी है उस पर जो भी रेट एप्लीकेबल है वो हमें पे कर देना होता है। तो क्वार्टरली हम पेमेंट करते हैं जीएसटी का, लेकिन जो एक्चुअल में रिटर्न होता है ना, वो जीएसटीआर 4 ही होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि सीएमपी 08 आपने भर दिया है तो लेट फीस नहीं लगेगी, जी नहीं। अगर आपने जीएसटीआर 4 मिस कर दिया तो आपको लेट फीस लगेगी। और एक बार अगर आपने जीएसटीआर 4 फाइल कर दिया तो फिर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो बहुत ध्यान से फाइल करना होता है। तो जीएसटीआर 4 देखिए क्या होता है, साल में एक बार फाइल होता है। तो ईयरली रिटर्न भी आप इसको कह सकते हो और एनुअल रिटर्न भी कह सकते हो, जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं। क्या क्या डिटेल सर इसमें होती है, तो देखिए सीएमपी 08 तो बस एक पेमेंट करने का फॉर्म होता है। सेल बताया, जीएसटी पे कर दिया, खत्म। बट जीएसटीआर 4 होता है एक्चुअल में रिटर्न। इसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई, सेल, इनवर्ड सप्लाई, परचेज, सर्विस का इंपोर्ट और वो सारी सप्लाई जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, इन शॉर्ट पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें यहां पर देनी होती हैं। सीएमपी 08 से क्या लिंक होता है, देखिए सीएमपी 08 में जो आपने सेल का टर्नओवर रिपोर्ट किया है वो यहां पर ऑटोमेटिक उठ के आता है जीएसटीआर 4 में। सर क्या कोई गलती हो गई सीएमपी 08 के टर्नओवर में, क्या हम जीएसटीआर 4 में ठीक कर सकते हैं? यस। अगर सीएमपी 08 में टर्नओवर कम चला गया है या कुछ भी चेंज करना है तो आप जीएसटीआर 4 में उसको ठीक करके टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। तो क्वार्टरली कंप्लायंस हम करेंगे सीएमपी 08, उसकी एनुअल समरी आ जाएगी जीएसटीआर 4 में। अच्छा सर, अब जीएसटीआर 4 फाइल किसको करना होता है? सिंपल सा यहां पर आंसर है, कॉम्पोजिशन डीलर को। अगर आप पूरे साल भर में एक दिन के लिए भी कॉम्पोजिशन डीलर थे तो आपके ऊपर जीएसटीआर 4 एप्लीकेबल हो गया। सर क्या कोई टर्नओवर की लिमिट है? जी नहीं। मैंने क्या बोला, अगर पूरे साल में एक दिन भी आप कॉम्पोजिशन डीलर थे, बाद में रेगुलर में चले गए, तब भी आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। इवन अगर आपका टर्नओवर नहीं भी है और आप कॉम्पोजिशन डीलर है तो आपको नील फाइल करना है जीएसटीआर 4, बट फाइल करना है। तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। जैसे रेगुलर में होता है कि भाई 2 करोड़ तक हमें जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करना है, वैसे कॉम्पोजिशन में कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी कॉम्पोजिशन डीलर के लिए होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टैक्स पेयर। तो अगर आपने कॉम्पोजिशन ले रखा है, सिंध रजिस्ट्रेशन, जीएसटीआर 4 फाइल करना है। आपने एक फाइनेंशियल ईयर में रेगुलर से आप कॉम्पोजिशन में आए हैं या फिर साल के बीच में रजिस्ट्रेशन लिया है, तब भी आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। शुरुआत में आप कॉम्पोजिशन में थे, बाद में आपने ऑप्ट आउट कर दिया, फिर भी आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। साल में अगर हो सकता है आपका जीएसटी कैंसिल हो गया हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो, सर फिर भी कॉम्पोजिशन आपको फाइल करना है। पूरे साल भर में कोई भी बिजनेस नहीं हुआ है, नील का है, फिर भी आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना है। तो जीएसटीआर 4 आप स्किप नहीं कर सकते हैं, बस सिंपल हो गया सर, ठीक है। तो सर अब किसको फाइल नहीं करना है जीएसटीआर 4? तो जो रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जो जीएसटीआर 1 3 भी फाइल करते हैं, उनको जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करना है, उनके लिए अलग से होता है जीएसटीआर 9। क्यूआरएमपी, वो भी रेगुलर टैक्स पेयर होते हैं, उनको भी नहीं फाइल करना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, आईएसडी, टीडीएस वाले, यूआईएन, ये सब वो टैक्स पेयर है जिनको जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करना है। तो एक सिंपल सा यहाँ पर समरी क्रक्स ये निकल रहा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं तो जीएसटीआर 4 भी नहीं। अच्छा सर, ड्यू डेट सर क्या है? सर 2024-25 से पहले ड्यू डेट हुआ करती थी 30 अप्रैल, बट 2024-25 के बाद से अभी जो ड्यू डेट वो हो गई है 30 जून।
इसलिए किया गया है कि बस एक महीने का टाइम मिलता था 30 अप्रैल तक। अब एक महीने में पूरी डिटेल मेंटेन करके जीएसटीआर 4 फाइल कर देना कहीं ना कहीं छोटे टैक्स पेयर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब 30 जून तक का टाइम दे दिया गया है कि भाई 3 महीने में पूरी डिटेल मेंटेन करके आप फाइल करो। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ड्यू डेट है वो है 30 जून 2026। कंडीशन क्या है सर? ऑल एप्लीकेबल CMP08 मस्ट बी फाइल्ड। जो क्वार्टरली हम लोग फाइल करते हैं CMP08 वो फाइल होना चाहिए, तभी आप GSTR 4 फाइल कर पाओगे, अदरवाइज वो ऑप्शन ही इनेबल नहीं होगा। ठीक हो गया सर? कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कौन कर सकता है? बहुत ही सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एलिजिबल आपका बिजनेस है, तो 1.5 CR। अगर आप स्पेसिफाइड कैटेगरी के स्टेट में हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, हिमाचल प्रदेश, या छोटे छोटे जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, वहां पर अगर आप हैं तो आपकी लिमिट हो जाती है 75 लाख। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में आपकी लिमिट है 50 लाख। तो ये अगर टर्नओवर आपका, एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका इसके अंदर ही है, तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करिए, 3 महीने में एक बार जीएसटी पे करिए, और साल में एक बार एनुअल रिटर्न फाइल करिए। अच्छा, अब ये जो लिमिट है ये पैन वाइज चेक होती है। हो सकता है कि किसी एक एसएससी का 3 अलग अलग स्टेट में बिजनेस है, तो तीनों स्टेट के बिजनेस को आपको ऐड करना है, तीनों का टर्नओवर आपको ऐड करना है। हर स्टेट को ऐड करने के बाद अगर ये लिमिट के अंदर है तो ही आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। अब टैक्स कैसे पे करना होता है? रेगुलर में तो हमें पता है पहले 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28। अब उसको कम कर दिया गया है, 5 और 18 कर दिया है। कॉम्पोजिशन में वो जो रेट है वो नहीं लगते हैं, इसके अपनी ही कहानी होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं तो पूरे क्वार्टर के जो भी आपकी सेल हुई है उसका 1% आपको देना है, सिंपल। रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं 5% दे दीजिए, और सर्विस वाले अगर आप हैं कॉम्पोजिशन में तो 6%। तो अब नॉर्मली कहाँ 18% है और यहाँ पर सिर्फ 6%। तो तीन ही रेट यहाँ लगते हैं, 1%, 5%, 6%। पूरे क्वार्टर का जो टर्नओवर है उसको ऐड करिए, 1% अप्लाई करिए, बस पे कर दीजिए, हो गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो जीएसटी पे करता है कॉम्पोजिशन डीलर, वो कस्टमर से नहीं लेता है, वो आउट ऑफ पॉकेट जमा करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंट है भाई, 1% पे करना है। ठीक है, तो यहां पर आप कस्टमर से नहीं ले सकते हो, आप अपनी जेब से पे करोगे। रेगुलर वाला क्या करता है, वो कस्टमर से लेता है, आगे पे करता है गवर्नमेंट को। कॉम्पोजिशन वाला आउट ऑफ पॉकेट जमा करता है, 1% या 5 या 6%, जो भी रहता है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होती है कॉम्पोजिशन के ऊपर, जैसे हमें पता है कि वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है, न ही वो आगे आईटीसी पास ऑन कर पाएगा, वो क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता है। वो आगे से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है कस्टमर से। अगर वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है तो फ्रॉड कर रहा है, आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में। तो कॉम्पोजिशन डीलर कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकता, इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है वहां से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकता है। उस स्टेट में अगर सप्लाई करनी है तो वहां पर प्रॉपर अपना ऑफिस या दुकान या फिर अपनी यूनिट वहां पर आपको ओपन करनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। बैठे बैठे इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाओगे। ई कॉमर्स में भी रेस्ट्रिक्शन है, अभी कुछ केसेस में यहाँ पर अलाउ करा गया है, बट फिलहाल ओवरऑल ई कॉमर्स में भी रेस्ट्रिक्शन है। और कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस है जो कॉम्पोजिशन में आप कर ही नहीं सकते हो, जैसे टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, इस तरह की चीजें आप कॉम्पोजिशन में बेच ही नहीं सकते हो। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं सर। तो अब बात करेंगे जीएसटीआर 4 फाइल करने की जो प्री कंडीशन है वो क्या है। तो टैक्स पेयर उस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉम्पोजिशन स्कीम में होना चाहिए, चाहे एक दिन के लिए ही ऑप्ट किया है लेकिन वो कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। सारे CMP08 फाइल होने चाहिए, ठीक है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो भी आपके पास होना चाहिए, बिकॉज वो हमें फिल करना होता है, ठीक है। और कैश लेजर का बैलेंस वगैरह चेक करके बैठिए, ठीक है। तो अगर CMP08 एप्लीकेबल है तो भाई पहले आपको CMP08 फाइल करना है सारे क्वार्टर के, अदरवाइज GSTR 4 का जो बटन है वो इनेबल नहीं होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर क्या हम GSTR 4 फाइल नहीं करेंगे तो क्या लेट फीस लगेगी? देखिए, CMP08 अगर आप फाइल नहीं करते हो, लेट भी फाइल करते हो, तो वहां पर कोई लेट फीस नहीं आती है। बट GSTR क्यों नहीं आती है? क्योंकि GSTR 4 पे लेट फीस लगती है, जहां पर अगर आपका निल है GSTR 4 तो 20 रुपए पर डे और मैक्सिमम 500। और अगर अदर देन निल, मतलब आपकी सेल वगैरह हो रखी है, तब अगर आप GSTR 4 डिले करोगे तो 50 रुपीज पर डे और मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 2000।
इंटरेस्ट वही 18%, जितना भी डिले होगा उसका। पहले ये ज्यादा थी, पहले 10,000 आती थी लेट फीस, अभी इसको कम करके मैक्सिमम 2,000 कर दिया गया है। अच्छा सर, अब हम चलेंगे पोर्टल पर और वहां चल के देखेंगे कि GSTR4 एक्चुअल में फाइल कैसे किया जाता है और कौन कौन सी टेबल है जो हमें GSTR4 में फिल करना मैंडेटरी है, कौन कौन सी ऑटो पॉपुलेटेड होकर के आती है, वो भी हम देखेंगे। लेके चल रहा हूं मैं आपको पोर्टल के ऊपर। पोर्टल पे जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर GSTR4 आ रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर। जैसे ही हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसी विंडो हमारे पास ओपन होकर के आएगी। हमें लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आ रहे हैं, 4A, 4B, 4C, D, 5, 6, 7। तो 5 में तो CMP08 की समरी है, तो वहां तो कोई मतलब नहीं है। टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाई ये 6 में, और TDS TCS का क्रेडिट है तो वो आ जाएगा आपका टेबल 7 में। तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट करना है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, वो परचेज जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करी है वो हमें यहां रिपोर्ट करनी है, अदर देन रिवर्स चार्ज। और जो रिवर्स चार्ज वाली परचेज है वो हमें 4B में देनी है। और लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं, सर हमने परचेज करी है लेकिन वो बंदा GST में रजिस्टर्ड नहीं है, सर उसकी भी डिटेल देनी है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो उस केस में हमें क्या क्या डिटेल देनी है, सप्लायर का नाम देना है सर, और उसका पैन, मतलब पैन देना है सप्लायर का, और उसका नाम जो भी उसके बिजनेस का नाम है, नहीं है तो उसका जो पर्सनल नाम है, मतलब जो नेम है उसका पैन पर, वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। और वो करने के बाद फिर आपको ऐड डिटेल में जानी है। ऐड डिटेल में सर क्या क्या चीजें आएंगी, ऐड डिटेल में सर आएगा, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं एक फॉर एग्जांपल एक पैन नंबर अगर एंटर करूं, और ऐड डिटेल पे जाते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट करनी है कि आपने पूरे साल में कितने अमाउंट का टैक्सेबल वैल्यू कह रहा है, मतलब विदाउट GST, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। फिर आप यहाँ पर सेव करोगे तो यहाँ पर देखिए ये चीजें सेव हो जाती हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब बैक चलते हैं सर। तो हमें अनरजिस्टर्ड से और रजिस्टर्ड से जितनी भी हमने परचेस करी वो रिपोर्ट करनी है। सर्विस का इंपोर्ट है वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। CMP08 की यहाँ पर समरी आ जाएगी। टैक्स रेट वाइज आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई ये टेबल नंबर 6 में जाएंगे। तो आउटवर्ड मतलब जो सेल आप कर रहे हो, तो फिर जो भी रेट ऑफ यहाँ पर टैक्स है वो यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब आपको सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है, टैक्स अपने आप आ जाएगा। और इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेज की डिटेल भी देनी है, लेकिन ये भी ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगी। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल प्रोवाइडेड बाय यू इन, कहां पर सर, जो ऊपर अभी टेबल 4B, C और D क्या है सर, रजिस्टर्ड परचेज, अदर देन रिवर्स चार्ज वाली परचेज और अनरजिस्टर्ड परचेज। जैसे ही आप फिल करोगे तो यहां पर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगी। सब चीजें फिल करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है कंप्यूट लाइबिलिटी का। अगर कोई यहां पर एरर होगी तो अपने आप आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर जैसे ही कंप्यूट कर रहा हूं, क्या बता रहा है, यू हैव नॉट फाइल्ड योर प्रीवियस पीरियड GSTR4। तो यहां पर दो कंडीशन निकल के सामने आ गई हैं सर। दो कंडीशन क्या क्या है, एक तो आपको उस साल का सारा CMP08 फाइल करना है, दूसरे GSTR4 अगर पिछले कोई भी साल का पेंडिंग होगा तो आप करंट ईयर का GSTR4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन में फुलफिल होगी। तो इस तरह से कंप्यूटर लाइबिलिटी करेंगे। अगर कोई टैक्स का पेमेंट है वो पे करने के बाद फिर आप OTP मंगा के GSTR4 फाइल कर देंगे। तो ये सारी टेबल जो अभी हमने देखी ये मैंडेटरी है सर। नील GSTR4 वो कब अलाउ होगा, हम फाइल कर सकते हैं जब पूरे साल भर में कोई भी सेल ना हुई हो, ना ही कोई गुड्स ना ही कोई सर्विस रिसीव करा है। ये भी हो सकता है कि आपने परचेज करी है बट सेल नहीं हुई। हो सकता है कि आपने मार्च में लिया रजिस्ट्रेशन, अब मार्च मंथ में आपने अच्छा खासा जो है गुड्स है वो परचेज कर लिया, बट एक्चुअल में आपकी सेल अप्रैल में स्टार्ट हुई। तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका गुड्स एंड सर्विस तो रिसीव हुआ ना आपको, तो तब आप नील नहीं फाइल कर पाओगे। तो नील का मतलब ये नहीं कि सेल ना हुई हो, नील का मतलब ये है कि परचेज भी ना हुई हो तो आपको नील फाइलिंग अलाउ होगी। अगर गुड्स या सर्विस आपने रिसीव करी है तो फिर आप GSTR4 नील का नहीं फाइल कर पाओगे, क्योंकि हमने अभी देखा है परचेज की डिटेल भी आपको देनी है। और कोई टैक्स लायबिलिटी आपके पास ना हो रिपोर्ट करने के लिए उस केस में, और सारे CMP08 अगर नील हैं, तो ये वो कंडीशन है जिससे आप GSTR4 नील का फाइल कर सकते हो।
नील का मतलब टर्नओवर नहीं, परचेज भी अगर नील है तो उस केस में। ठीक है सर। अच्छा, तो अब यहां पे फटाफट चेकलिस्ट देख लेते हैं कि जब हम फाइल करने जाएंगे तो एज अ टैक्स कंसल्टेंट हमारे पास क्या क्या डिटेल होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट का आईडी पासवर्ड होना चाहिए, सारे CMP08 आपके पास होने चाहिए, उसको पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सेल और टर्नओवर की समरी मैच करवा लीजिए, परचेज रजिस्टर आपके पास होना चाहिए क्योंकि वहीं से आप डिटेल फिल कर पाओगे, अदर नॉन रिवर्स चार्ज और अनरजिस्टर्ड। RCM की लाइबिलिटी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट कर रखी है तो वो भी डिटेल ले लो, पिछले साल का टर्नओवर होना चाहिए, कैश लेजर का बैलेंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोई अगर इंटरेस्ट लेट फीस आ रही है तो उसका कैलकुलेशन करके पहले से रख लो, और फिर सारी चीजों का आपके पास प्रीव्यू, मतलब सबमिट करने से पहले एक बार GSTR4 को आपको प्रीव्यू कर लेना होगा, तभी उसको आपको फाइल करना है। क्योंकि सर GSTR4 एक बार फाइल हो गया, रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर इसमें कोई गलत टर्नओवर चला गया फिर आपके पास कोई भी यहां पर ऑप्शन नहीं है कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो GSTR4 बहुत ही ध्यान से सर हमें फाइल करना है। कॉमन मिस्टेक हमें जो है वो अवॉइड करनी है सर कि CMP08 फाइल कर दिया, आप बैठे हुए हैं चैन से। जी नहीं, GSTR4 को हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, GSTR4 हमें फाइल करना है। बुक के टर्नओवर को CMP08 के टर्नओवर से जरूर मैच करिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। कुछ RCM वाली लाइबिलिटी है, इग्नोर मत करिए, वो भी GSTR4 में हमें रिपोर्ट करनी है, तो उसका डेटा मेंटेन करते रहिए। मंथ वाइज न्यू रिटर्न फाइल होगा, मतलब अगर आपके पास सेल भी थी, परचेज, लोग क्या करते हैं सबसे बड़ी गलती कि सेल नहीं है नील का फाइल कर देते हैं। नहीं सर, परचेज भी अगर आपकी है तो आप नील का मत फाइल करिए, कल को नोटिस आ जाएगी, बिकॉज GSTR4A में आपकी परचेज की पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। उसी तरह पिछले साल का जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो आपको गलत एंटर नहीं करना है। पता चल रहा है दोनों GSTR4 का टर्नओवर ही मिसमैच हो गया, उस केस में भी आपको नोटिस आ सकता है। और विदाउट प्रीव्यू, मतलब एकदम डिटेल में चेकिंग करिए फिर GSTR4 फाइल करिए, वरना आपको रिवीजन का ऑप्शन है नहीं, हैवी पेनाल्टी और नोटिस भी आ सकता है सर। तो GSTR4 छोटा रिटर्न है, लेकिन कॉम्पोजिशन वालों का पूरा लेखा जोखा है साल का। इसको छोटा तो आपको लग सकता है, लेकिन इसको बिल्कुल ये मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गलत चली गई, कल को नोटिस आएगी तो फिर आपको उसका रिप्लाई देते नहीं बनेगा। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो ये था GSTR4 की पूरी कहानी। आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट अगर अभी भी बाकी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।